कहानी की शुरुआत में एक फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मोटा इंसान अपने कंधों पर गन लिए बैठा था। इसका नाम बजूका है। साथ ही यहाँ उसका पार्टनर भी है जो कि शक्ल से ही दिखने में एक इविल लगता है। असल में ये लोग सुपर ह्यूमन है जिन्हें म्यूटेटेड ह्यूमंस भी कहा जाता है। इनकी टीम का तीसरा इंसान कंप्यूटर हैकिंग का मास्टर जो कि दुश्मनों के कंप्यूटर हैक करके उनकी डिटेल्स चुराता है। ये सभी यहाँ एक मिशन पर आए हुए हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अभी यहाँ सबसे कूल टीममेट को दिखाया गया जो कि एक स्नाइपर मैन है और अपनी एक अटैक से उसने पूरे हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। साथ ही इसके पास सुपर स्पीड की कोई कमी नहीं जिसके साथ ये बुलेट्स को तब को डॉज कर सकता है। इन सभी का मिशन फेल हो गया जहाँ ये लोग एक कॉफिन की तलाश में थे जिसके बाद इनके बॉस ने आकर इन्हें एक बड़ी मछली का शिकार करने की तैयारी करने को कहा। रात होने पर यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया गया जो कि चांद की ओर देख रहा था। सुबह होने पर लड़के शिंबू को दिखाया गया जहाँ उसके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है। साथ ही उसके साथ उसका फ्रेंड भी उसके साथ है जिसका नाम मानू भी है। दोनों जब अपने स्कूल में पहुंचे तो वहाँ उनकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी जिसको देखकर लड़कियां पागल होने लगी। इस नए स्टूडेंट के होते हुए शिंबू को यहाँ कोई चांस नहीं क्योंकि अब सारा ग्लैमर ये नया स्टूडेंट ही ले जाएगा। अभी राय के असिस्टेंट को दिखाया गया जहाँ वो बात करने लगा कि उसका माइंड कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है। ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं। राय के असिस्टेंट का नाम फेंगिस्तान था। अभी पिछली रात में दिखाया गया कि जहाँ वही स्टूडेंट जिसका नाम M21 है राय और फेंगिस्तान के साथ यूनिटी के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया। साथ ही होने के बाद उसने यूनिटी को धोखा दे दिया और वो अब वापस वहाँ लौटकर नहीं आएगा। साथ ही अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी जो सुनकर राय ने उसे अपना सिक्योरिटी गार्ड बनने का ऑफर दिया। जिसके बाद राय ने डिसाइड किया कि वो भी अब एक न्यू स्टूडेंट बनकर स्कूल ज्वाइन करेगा कि वो इंसानों को और अच्छे से जान पाए। जिसके लिए वो लोगों से घुलना मिलना शुरू कर देता है और इससे शिंबू और मानिबू राय के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पता लगता है कि राय कोई नामामूली इंसान एक नोबलीज है और ये नोबलीज क्या होता है आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो सभी लंच करने के लिए कैफेटेरिया में पहुंचते हैं जहाँ उसके दोस्त खाने पर टूट पड़ते हैं लेकिन राय चॉपस्टिक पकड़कर खाने को घूरने लगा। उनके पूछने पर राय ने कहा कि वो इस खाने को मल्टीप्लाई होने का वेट कर रहा है। जिसके बाद फेंगिस्तान और M21 को दिखाया गया जो कि छत पर खड़े बात कर रहे थे। टाइम कितना बदल गया, लोगों में अब बहुत प्यार आ चुका है। तभी पीछे से राय आ गया जिससे यहाँ पता लगता है कि राय सालों से कॉफिन में नींद में था और जब वो उठा तो सब कुछ बदल गया। जहाँ हर इंसान में अलग कुछ बात है जो कि राय में नहीं है। राय को समझ नहीं आता कि वो क्या चीज है जिसमें लोग बैठकर गेम खेला करते हैं और वो अब तक उसे क्यों नहीं मिला। फेंगिस्तान बिल्कुल शॉक हो गया क्योंकि राय मोबाइल फोन की बात कर रहा था जो कि अब उसे भी बाकियों की तरह चाहिए। दूसरी तरफ M21 भी लोगों में मिलजुल कर रहना सीख रहा है और अगले ही दिन राय को मिलता है उसका न्यू फोन जो कि अभी ब्रांड न्यू निकला ही था। यहाँ पता चलता है कि मानो वो टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड और वो हैकिंग और टेक्नोलॉजी में एक एक्सपर्ट है। राय के फ्रेंड्स ने उसके मोबाइल में अपने नंबर ऐड कर दिया ताकि वो लोग टच में रह सके। इधर M21 की भी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बन रही थी। साथ ही वो अब लोगों को अच्छी तरह समझ भी पा रहा था लेकिन तभी उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वहाँ कुछ गुंडे आकर स्कूल के स्टूडेंट्स को मारने पीटने लगे, लड़कियों को हरास करने लगते हैं कि M21 उसने लड़ने जाने के बारे में सोचता है लेकिन उससे पहले शिंबू वहाँ आकर गुंडों को बॉस से भिड़ गया जबकि वो पहले से जख्मी है। स्पोर्ट्स कार में बैठी लड़की ने उसे हेलो कहा। तभी शिंबू को याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसकी उसने मदद की थी। तब से वो अजीब बिहेव करने लगी। उसका ध्यान भटकते हुए गुंडा शिंबू को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन वो यहाँ क्या कर लेते। वो गुंडा उन्हें भी मारने लगा। M21 से यहाँ ये सब देखा नहीं जाता और वो जाकर उस गुंडे को पीटने लगा। वो गुंडा M21 के सामने कुछ भी नहीं है। M21 ने उसे उठाकर फेंक दिया और उसे स्कूल के स्टूडेंट से दूर रहने के लिए कहा। इसे देखकर वो गुंडा डर के मारे भाग गया और अब यहाँ M21 को पहले से ज्यादा टेंशन मिलने लगी। रात के वक्त M21 याद करने लगा कि उन लोगों पर इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए और उन्हें एक जानवर की तरह समझा गया। उनकी मर्जी के बगैर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन लोगों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया और उन सभी में से बस M21 उसका दोस्त ही जिंदा है। जहाँ M21 के दोस्त ने उससे अलग होते हुए कहा कि वो ये काम छोड़ना चाहता है, वो लोगों की जान नहीं लेना चाहता और एक काम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है। उसके दोस्त ने उसे भी अपने साथ ही काम छोड़ने के लिए कहा। अभी फेंगिस्तान वहाँ आकर उससे स्कूल और वहाँ के लोगों के बारे में पूछता है। M21 ने उसका शुक्रिया करा कि उसने M21 को यहाँ रहने की इजाजत दी। इसके बाद यहाँ पहले वाले ही विलेंस के दिखाया जाता है जहाँ वो लोग M21 उस कॉफिन के पीछे यहाँ पहुंच गए हैं। जिसके बाद एक वीरान बिल्डिंग को दिखाया गया जहाँ दो लोग पहरा दे रहे हैं। तभी दो लोग वहाँ आते हैं जहाँ उसमें से एक लड़का अपनी आई से स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है। वो दोनों गार्ड्स को स्टैचू बनाकर बिल्डिंग के अंदर गए जहाँ उन लोगों ने देखा कि अंदर सब कुछ तबाह हो चुका था और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सुपरनेचुरल पावर्स आपस में टकराई हो। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कोई सन की आदमी बेकाबू हो गया है जिसकी वजह से तबाही हुई और ये लोग समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है क्योंकि आम आदमी इतनी तबाही नहीं मचा सकता। जो देखकर ये लोग आराम से घुलने मिलने के लिए स्कूल ज्वाइन करने का सोचते हैं। अगले दिन स्कूल में M21 अपनी नॉर्मल सिक्योरिटी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर दो स्टूडेंट पर पड़ी जो स्कूल की तरफ आ रहे थे। ये वही रात वाले लड़के लड़कियां जो लोग भी यहाँ उसी कॉफिन की तलाश में निकले हैं और ऐसा क्या है उस कॉफिन में ये हमें आगे पता चलेगा। M21 देखकर स्कूल में जाने को कहता है लेकिन तभी वो लड़का यहाँ पर M21 पर अपनी आई कंट्रोल पावर्स का इस्तेमाल करके उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर M21 कोई कमजोर तो था नहीं, उस पर उस लड़की का माइंड कंट्रोल काम नहीं करता लेकिन वो समझ जाता है कि ये लोग कोई इंसान नहीं है। लेकिन वो फिर भी ऐसे दिखाते हैं कि उन लोगों को उनकी पावर से कंट्रोल हो गया हो नॉर्मल इंसानों की तरह। इसके बाद वो लोगों को फेगिस्तान के पास ले जाता है जहाँ ये लड़का फेगिस्तान को भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन फेगिस्तान कहता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। फेगिस्तान खुद भी इन लोगों जैसा है मगर इनसे बहुत ज्यादा डार्क पावर्स रखता है इसलिए उसे कुछ नहीं होता और वो इन्हें नॉर्मली एडमिशन दे देता है। फेगिस्तान ने जल्दी से राय को कॉल करके जानकारी दी कि कुछ मेहमान उससे मिलने आए थे और क्लास में आने के बाद यहाँ इन दोनों को नाम रिवील हुआ। उस लड़की का नाम सियारा है। राजेश सियारा को सबको सिखाने की जिम्मेदारी मिली है शिंबू को। जहाँ माना भी तो सियारा को देखकर पागल होने लगा। तभी राजेश की नजर पड़ी राय पर जहाँ राय के अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क और ऑरा निकल रहा है। राजेश राय पर नजर रखने लगा क्योंकि उसे जानना है कि आखिर ये लोग हैं और इसका नोबली से क्या रिश्ता है। सभी लंच होने पर बैठकर खाना खाने लगे जहाँ राय फिर से बैठकर अपने खाने को घूरते हुए खाने की मल्टीप्लाई होने का वेट करने लगा। अब यहाँ राय किस चीज को मल्टीप्लाई होने का वेट कर रहा है ये चीज हमें पूरे एनीमे में नहीं बताई गई। शाम होने पर M21 और फेगिस्तान कार में जा रहे थे जहाँ M21 उन्हीं दो स्टूडेंट्स की बात फेगिस्तान से करता है कि वो बच्चे M21 को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। M21 को समझ नहीं आता कि फेगिस्तान ने उन्हें एडमिशन क्यों दे दिया है, वो भी मास्टर राय के क्लास में। दरअसल फेगिस्तान ने राय के कहने पर उन्हें एडमिशन दिया। उन्हें अब इसका पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग हैं कौन और यहाँ क्या करने आए हैं। M21 को लगने लगा कि कोई आम बच्चे नहीं जरूरी शायद वही है जिन्हें नॉबलिस्ट कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ तक कि इन्हें उनियन भी ढूंढने की तलाश में है। फेगिस्तान की समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे समझाए। जिसके बाद फेगिस्तान ने बताया कि हजारों साल पहले जब ह्यूमंस हेल्पलेस थे तो उन्हें हर चीज से खतरा था और वो हर चीज से डरने लगे। तब नोबल सबसे ज्यादा ताकतवर थे, सब उनसे डरते थे और तब उन लोगों ने ये देखा कि इंसान तो इतने कमजोर है कि वो लड़ने का भी काबिल नहीं। तब उन्होंने अपने प्राइड के लिए ह्यूमंस को बचाने का सोचा और इंसानों ने उन्हें अपना लीडर समझा। जिसके बाद इंसानों ने नोबल्स की मदद से बहुत तरक्की की। तो आज जो बच्चे आए हैं ये नोबल्स ही थे जो इंसानों को बचाना चाहते हैं लेकिन अपने प्राइड के कारण। M21 को लगा कि शायद फेगिस्तान और राय भी नोबल्स हैं लेकिन वो इस बात पर सही भी हो सकता है गलत भी। जिसके बाद ये लोग घर पहुंच गए जहाँ इन लोगों को पता लगा कि राय ने अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए बुलाया था। साथ ही वो राजेश और सायरा भी आए हैं। शिबू और मनाबे को भी यहाँ पता लगा कि M21 डायरेक्टर के घर पर रहता है या सायरा और राजेश को घर नहीं मिलता इसलिए राय ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया। इससे फेगिस्तान भी सोच में पड़ गया लेकिन वो करता भी क्या और उसने हमेशा की तरह अपने मास्टर राय की बातों से
से एग्री कर दिया। जिसके बाद फैंगिस्तान बर्तन धोने लगा। यहाँ स्कूल डायरेक्टर बर्तन धो रहा है, जिसे देखकर M21 को अच्छा नहीं लगा। सायरा भी वहाँ आ गई, जिसे उन दोनों को काम करते देख अच्छा नहीं लगा और वो भी उनकी मदद करने का सोचती है, लेकिन वो लोग मेहमान थे और वो यहाँ ऐसा क्यों ही करेंगे। तभी सायरा ने जाते हुए M21 के हाथों में एक निशान देख लिया। जिसके बाद अगले दिन से सायरा को भी M21 की असलियत राजेश को पता लग गई, जिससे राजेश को पता लग गया कि अचानक कॉफिन्स के गुम जाना और मराठे मॉन्स्टर का इंसानों के साथ रहने की कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। शाम में जब M21 अपना काम करके जाने लगा, तभी रास्ते में उसे राजेश मिला, लेकिन M21 ने उसे इग्नोर किया। यहाँ पर राजेश ने M21 से पूछा कि आखिर उसके जैसा मॉन्स्टर इंसानों को साथ गुलामी क्यों कर रहा है, इसने अपनी इंसानियत खो दी पावर्स के लिए। तभी राय और उसके दोस्त जा ही रहे होते कि तभी कुछ गुंडों ने आकर उन पर हमला कर दिया, जिससे शिबू टेंशन में आ गया। दूसरी तरफ राजेश पिछले महीने बिल्डिंग में हुई तबाही के बारे में बताते हुए M21 को इसका कसूरवार बताता है। M21 ने उसे बस एक घटना कहकर टाल दिया। राजेश भी यहाँ कम चालाक नहीं हुआ, M21 से कॉफिन के बारे में पूछने लगा, जिसे सुनकर M21 खुद हैरान हो गया कि ये भी कॉफिन के पीछे है। हो सकता है कि कॉफिन में से नोबलेस पहले ही निकल गया हो। दरअसल उस कॉफिन में इतनी पावर है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता और ये चीज यूनियन के हाथ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन M21 ने उसे बताया कि इस कॉफिन को पीछे जो भी था वो मर गया और वो कॉफिन भी गायब हो चुका है। लेकिन राजेश को ये बात हजम नहीं होती, उसने M21 पर हमला किया। M21 भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी राजेश ने M21 को उठाकर फेंक दिया और अचानक उसको फील हुआ कि सायरा खतरे में है। इधर ये सभी लोग गुंडों के बॉस के पास आ गए और शिबू यहाँ अपने दोस्तों के लिए लड़ने को तैयार थे। यहाँ शिबू अभी काफी ताकतवर थे और वो गुंडों को अच्छी धूल चटाने लगा। शिबू किसी भी गुंडे को अपने दोस्तों को हाथ तक नहीं लगाने देता। तभी उनमें से एक शिबू को गोली मारने वाला था कि तभी M21 ने आकर उसे बचा लिया, जो देखकर वो गुंडे भाग गए। इसके बाद ये लोग वापस घर की ओर जाने लगे, जहाँ राजेश और M21 आपस में इंसानों के बारे में बात कर रहे थे। राजेश के मुताबिक इंसान काफी बदल चुके हैं, वो सब अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर सकते हैं। राजेश ने जब उन्हें पिछली मर्तबा देखा तब वो ऐसे भी थे, लेकिन सब लोग ये नहीं कर सकते। पर ये बात सच है कि इंसान अपनी प्रोटेक्शन कर सकते थे, इसलिए उन्हें राजेश जैसे नोबल्स की लीडरशिप की कोई जरूरत नहीं। M21 को नहीं पता कि राजेश किस एरा से बिलोंग करता है, वो बस ये नहीं चाहता कि राजेश इस वर्ल्ड को कोई नुकसान पहुंचाए, और अगर ऐसा हुआ तो M21 उसे ऐसा करने से पहले खत्म कर देगा। और तब दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाया कि चलो देखते हैं कौन जीतता है। अगले सीन में उन्हीं विलेंस को दिखाया गया जो उस बिल्डिंग में होते हैं जहां वो घटना घटी थी और कॉफिन भी गायब हो गया। उनका एक टीम मेंबर दाऊ यहाँ पता लगाता है कि ये सब क्या हुआ और ये तबाही कैसे हुई, और सबसे जरूरी चीज है वो खास कॉफिन किधर गया। और तभी उसे थोड़ी रिसर्च करने पर पता लगा कि M21 और M24 को आखिरी बार मिशन मिला था और इन दोनों का अभी कोई सुराग नहीं बचा। लेकिन जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती वो लोग मरा हुआ नहीं मानेंगे। इधर राजेश और M21 एक दूसरे से सोप और नूडल्स को लेकर बहस कर रहे थे। यहाँ राजेश को लगने लगा कि M21 को सोप और नूडल्स ज्यादा मिले हैं, वो उससे नूडल्स का बॉल मांगते हुए बहस करता है। जिसके बाद राजेश फैंगिस्तान के माइंड कंट्रोल करके उसे सब कुछ भूलने को कहता है, लेकिन उस पर कोई उसका असर नहीं होने वाला। जिसके बाद उसने राय पर भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन राय पर भी इसका कोई असर नहीं होता और राजेश सोच में पड़ गया कि उसके माइंड कंट्रोल का कुछ असर नहीं हुआ। और सुबह हो जाती है और M21 हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी में लग गया। राय को ये M21 काफी बदला हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ क्लास में शिंबू को थोड़ी चोटें आई हुई थी पिछली रात गुंडों की पिटाई के कारण। मानबू ने आकर उसे चिढ़ाया कि अगर M21 वहां ना आता तो शिंबू का खेल तो वहीं खत्म था। और यही शिंबू की बातों से मानबू को लगा कि शिंबू सायरा के सामने शो ऑफ कर रहा है, जो सुनकर शिंबू को कुछ समझ नहीं आता। तभी राजेश और सायरा वहां आ गए। इसे देखकर मानव भी जाकर राजेश से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा और ये देखकर शिंबू को लगने लगा कि शायद मानबू लड़कों को पसंद करता है। इधर प्रिंसिपल रूम में राय और फैंगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां फैंगिस्तान राजेश सायरा की फैमिली के बारे में राय को बताने लगा कि वो फैमिली बिल्कुल भी नहीं बदली। फैंगिस्तान उनकी फैमिली की बुराई करते हुए कमजोर कहता है, जिस पर राय ने उसे इंसल्ट करने से मना किया। दूसरी तरफ मानव को दिखाया जाता है जहां वो अपने सर्वर से काम करा रहा था कि तभी गांव उसकी सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानव भी यहाँ कोई काम नहीं, वो अपने सर्वर्स को हैक नहीं होने देता और ऐसा करके मानव को मजा आ रहा था। गांव भी ये देखकर हैरान था कि उसकी जैसा कोई और भी हैकर है और उसको भी ये सब करने में मजा आ रहा है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे कि तभी शिबू से लैपटॉप का वायर निकल गई, जिससे सर्वर्स ऑफ हो गए। लेकिन मानव उससे गुस्से में कुछ नहीं कहता और बाहर चला जाता है। तभी गांव ने उसे मैसेज किया कि उसे मानव से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो उससे मानव को अपने साथ बाहर कहीं मिलने को बुलाता है। तो देखते शिबू का शक यकीन में बदल गया कि मानव लड़की में इंटरेस्टेड है। लैपटॉप ऑफ होने की वजह से गांव ने सर्वर्स हैक करके देख लिया कि M21 स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, लेकिन उन्हें वहां पर M24 का कोई सुराग नहीं मिला और डिसाइड करते कि M21 को पकड़कर उससे बाकी की पूछताछ करेंगे। इधर M21 और राजेश आपस में एक बार फिर से बहस करने लग गए। तभी गुस्से में फैंगिस्तान वहां आता और उन दोनों के भी घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहता है, जो सुनकर राजेश और M21 इसके लिए मना करने लगे, जिस पर राजेश चिल्लाने के लिए उन सभी को काम करने के लिए कहता है। और जब राजेश और बाकी सब काम करने लगे तब राजेश देखता है कि राय चुपचाप बैठा हुआ है। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि राय खाली क्यों बैठा है, जो सुनकर फैंगिस्तान को फिर से बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन वो उसके जवाब में कुछ नहीं कह सकता। और तभी राय भी उठकर आ गया और उनके साथ काम करने लगा और अपने मास्टर को इस तरह काम करते देख फैंगिस्तान को डूब कर मरने का मन करता है। अगले दिन फैंगिस्तान ने प्रिंसिपल रूम में M21 को बुलाया और उसने एक कार्ड M21 को दिया, जो देखकर M21 शॉक में था। ये उसकी महीने भर की मेहनत थी और उन लोगों ने उसे फ्री में काम पर भी नहीं रखा, इसलिए जिसके बाद M21 बाहर आकर सोचने लगा कि वो बस एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था, इसे लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ आकर वो बिल्कुल इंसानों वाली जिंदगी जी रहा है और अब उसकी जिंदगी में कितना सुकून आ गया। उसे उसके दोस्त भी मिल गए हैं। अब यही सब सोचते हुए M21 शाम में घर जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने शार्क और हैमर आ गए। वो लोग M21 से उसके साथी M24 के बारे में पूछने लगे और ऐसे ही कुछ बातें करके M21 को फाइट के लिए भड़काते हैं, जिनकी बातों से गुस्से होकर M21 ने शार्क से फाइट करनी शुरू कर दी। लेकिन शार्क स्पेशल यूनिट का मेंबर था, जिसके कारण M21 उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और M21 यहाँ बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी राजेश और सायरा वहाँ आकर शार्क से लड़ने के लिए तैयार होता है और शार्क उस पर अटैक करता है, लेकिन M21 ने बीच में आकर उसका अटैक अपने पर ले लिया, क्योंकि वो राजेश को कमजोर समझता है। इसके कारण M21 बुरी तरह से घायल हो गया। तभी उनका बॉस वहाँ आता और उसने उन लोगों को M21 को नुकसान पहुंचाने से मना किया। उनके बॉस ने M21 को अपने साथ चलने को कहा, जिस पर M21 ने सायरा और राजेश की जान बचाने के लिए उन्हें साथ चलने को राजी हो गया और साथ ही उसने उन लोगों को राजेश और सायरा को कोई चोट न पहुंचाने को कहा, क्योंकि वो लोग बच्चे थे और उनका इसमें कोई हाथ नहीं। इस पर उनका बॉस मान गया M21 को अपने साथ चलने को कहा। राजेश को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे लगा कि M21 ने उन लोगों को धोखा दिया। दूसरी तरफ मानबू इधर उसी हैकर को फिर से कांटेक्ट करता है और इस बार भी दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देने में मजा आने लगा। गांव ने मानबू को मिलने के लिए बुलाया। इधर राजेश और सायरा फैंगिस्तान को आकर बताते हैं कि M21 ने उन्हें धोखा दिया, वो अपने साथियों के साथ चला गया और राजेश का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सायरा ने फैंगिस्तान को बताया कि M21 ने उनसे वहां कहा कि उन लोगों के साथ मिशन पर था और वो उन लोगों के साथ चला गया। यहाँ हमें पता लगता है कि यूनियन जिस कॉफिन की तलाश में है वो और कोई नहीं बल्कि राय है, और अगर वो राय के पीछे है तो ये चीज थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ M21 को किडनैप किया गया और ये लोग उसे टॉर्चर करके कॉफिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन M21 बिल्कुल बदल चुका है और राय के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, जिसके लिए वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त करता है, जो देखकर शार्क उसे बार-बार मारे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर वो ब्लू
बादल वाला लड़का थोड़ा दयालु था, उसने आकर M21 को पानी पिलाया। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके टीममेट को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जो सुनकर M21 ने उन लोगों को कॉफिन के बारे में बताने के लिए राजी हो गया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उसको अपने साथियों की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से पहले वो लोग कौन थे और ये काम तो उनके लिए आसान होगा। और वो लोग डील डन करते हैं, लेकिन M21 को काफी भूख लगी थी, तो खाने के लिए उससे कुछ मांगता है और उसे कुछ और नहीं बल्कि रेमेन चाहिए। जिसके बाद हैकर उस ब्लू बादल वाले लड़के के पास आता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके जैसा नॉर्मल लड़का इन लोगों के साथ कैसे जुड़ गया, जिस पर उसने बताया कि ये सब उसकी छोटी बहन की वजह से है। तभी शिम्बू सायरा को दिखाया गया जहां वो लोग शॉपिंग पर निकले थे। तभी वो लोग कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि उसे ब्लू बादल वाले लड़के को परेशान कर रहे थे, जो देखकर शिम्बू उसे बचाने जाता है। दूसरी तरफ मानाबू उस हैकर से मिलने आया था, जहां गांव को मानाबू के साथ कंपटीशन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जिसने उसके सर्वर्स को बैरियर तोड़े। इधर शिम्बू उन गुंडों को पीट चुका है और वो लड़का उसे थैंक्स कहता है। यहाँ गांव ने मानाबू को बताया कि उसकी टीम में सभी उसे बस ऑर्डर करते हैं और अपनी ताकत का घमंड दिखाते हैं। मानाबू उसे बॉस कहने लगा क्योंकि वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जिससे गांव शॉक में था और खुश भी। इधर शाम में वो लड़का और गांव फिर से बात कर रहे थे। यहाँ गांव उसकी छोटी बहन को सर्च करने को सोचता है। उसे लगता है कि उसकी बहन को यूनियन ने पकड़ा हुआ है ताकि वो उसे मिशन करवा सके, इसलिए वो उसकी बहन की एक बार ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। इधर यहाँ वो लोग फिर से M21 को टॉर्चर करने लगे। शार्क उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो ब्लू बालू वाला लड़का उसे रोकता है। वो बहुत ही नरम दिल था, उसे पता नहीं कि शार्क ने उस बच्चे इंसान को मार दिया जिससे उस ब्लू वाले लड़के ने छोड़ दिया था, और आखिर में वो उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। और साथ ही हो सकता है कि यूनियन ने उसकी सिस्टर को पहले ही मार दिया हो, जिसे सुनकर वो अपनी गन निकालकर मारने वाला होता है शार्क को, लेकिन हैकर ने आकर उसे बचा लिया क्योंकि शार्क यहाँ सिर्फ उसे भड़काने के लिए ये सब कर रहा था। इधर राजेश और सायरा को दिखाया गया जहाँ उन लोगों ने शार्क और हैमर को देखा। राजेश उन्हें देखकर उनके पास चला गया। उन लोगों ने राजेश को धमकाते हुए अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इतनी आसानी से कहा। शार्क ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन राजेश से इससे बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा था। राजेश शार्क पर अपनी आइज और अपने स्पेशल अटैक को इस्तेमाल करके उसे घायल कर देता है। शार्क को पहले से ही लग रहा था कि राजेश का जरूर कोई ताल्लुक है M21 के साथ। शार्क समझ गया कि राजेश असल में एक नोबलीज है। तभी हैमर ने शार्क को एक टैबलेट दिया जिसे खाकर शार्क के अंदर ओपी पावर्स आ जाती है और वो अब राजेश को अटैक को भी डॉज करने लगा। लेकिन अब तक राजेश फाइट में सीरियस नहीं हुआ क्योंकि वो शार्क को M21 का दोस्त समझ के उससे मजे ले रहा था। जिसके बाद राजेश शार्क की पावर को बूस्ट के बाद भी उसे बहुत मारने लगा, जिससे शार्क भी हैरान हो गया। तभी हैमर ने शिबू और मानाबू को अपना दोस्त बना लिया, जिसको देखकर राजेश ने हार मान ली। जिसके बाद वो लोग सभी टीममेट्स को जाकर बताते कि उन लोगों ने राजेश और उसके दोस्तों को पकड़ लिया है और वो लोग सीधा अपने हेडक्वार्टर आकर अपने बॉस को हवाले करते हैं, जिसके देखकर M21 गांव और स्नाइपर हैरान हो गए। स्नाइपर और गांव तो उनसे बाय चांस ही मिले थे, पर वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। जब राजेश की आंखें खुली तो शार्क उसके सामने बैठा था, जिसको देखकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने राजेश को धोखे से हराया। जब राजेश की नजर M21 पर गई तो उसने उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। दूसरी तरफ राय के दोस्त अब तक घर नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण फेंगस को चिंता होने लगी। तभी सायरा के राजेश की तरफ से सिग्नल आता है, जिससे उन्हें पहचाना है कि उस वक्त राजेश और बाकी सभी जरूर किसी मुसीबत में है। उन दोनों में ही एक कनेक्शन है और शायद ये बात फेंगस को समझ नहीं आई, इसलिए सायरा उन्हें खुद ही बचाने निकल गई। जिसे देखकर हमेशा की तरह राय ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया और वो कुछ सोचने लगा। इधर शार्क अपने बॉस को राजेश के बारे में बताने लगा कि इस लड़के में जरूर कुछ खास है और साथ ही राजेश का उस कॉफिन से कुछ ताल्लुक जरूर है। यहाँ तक शार्क खुद भी मेडिसिन खाने के बाद राजेश के सामने नहीं टिक पाया, जिसके बाद ही सुनकर M21 ने उन्हें जाने से इनकार कर दिया। और M21 के मुताबिक अगर वो लोग इन्हें मार भी देते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं। दरअसल M21 ये सब इन लोगों को बचाने के लिए कर रहा है ताकि ये लोग इन लोगों को इंसान में इन्वॉल्व ना करे। तभी शार्क ने एक चाकू राजेश की गर्दन पर रखा, लेकिन इससे भी M21 को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर अब शार्क चिढ़ने लगा और उसे ये फालतू की नाटक ना करने को कहा। साथ ही यहाँ पर राजेश भी शार्क को चिढ़ाने लगा कि शार्क जैसे बेकार म्यूटेटेड ह्यूमंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो सुनते ही शार्क उसको पीटने लगा और तभी शिबू और मानाबू भी जाग गए। शार्क उन्हें भी पीटने लगा, लेकिन तभी स्नाइपर आकर उन्हें बचा लेता है और तब शिबू ने देखा कि स्नाइपर तो वही है जिसकी उसने जान बचाई थी। और यही मानाबू भी गांव को देख पहचान गया और उसे बॉस कहकर पुकारने लगा, जिसे देखकर वो लोग मानाबू पर गांव पर हंसने लगे क्योंकि गांव तो उनके लिए नौकर जैसा है और यहाँ मानाबू उसे बॉस कहकर बुला रहा है, जो देखकर गांव को बहुत बुरा लगता है कि उस पर सभी लोग हंस रहे हैं, मगर वो क्या भी कर सकता है। मानाबू और शिबू की नजर यहाँ M21 पर गई, जिसे देखकर वो लोग हैरान थे। इधर सायरा को भी राजेश को सिग्नल मिल गया और वो उसके पीछे जाने लगी, लेकिन साथ ही यहाँ उसके पीछे राय और फेंगस्टन भी निकल गए। दूसरी तरफ हैमर का खाना खत्म हो गया, जिसके लिए वो खाना लेने चला गया। यहाँ शिबू M21 से जानना चाह रहा है कि उन लोगों को यहाँ क्यों लाया गया और उन लोगों की ऐसी क्या गलती है, लेकिन शार्क ये देखकर शिबू को फिर मारता है। सब उसे मना करने लगे, लेकिन इस बार उनका बॉस सबको शार्क को रोकने को मना करता है, जो सुनते शार्क अब सीधा उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। इधर राजेश डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये डिवाइस खासकर नोबल्स को पकड़ने के लिए बना रहा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हैमर ने हेडक्वार्टर में एक लड़की को एंटर होते देखा और समझ गया कि राजेश की साथी है। हैमर ने अपने हाथों में बॉम्ब एक्टिवेट करके सायरा पर फेंका, लेकिन सायरा को यहाँ छोटे मोटे अटैक से कुछ होने वाला नहीं और उसने उल्टा ही हैमर के पेट पर अटैक किया, जो देखकर हैमर उस पर फिर से अटैक करके जाकर छुप गया। या मानाबू बहुत ही मुश्किल से आखिरकार शार्क पर एक पंच लैंड करता है, जिसे शार्क की बहुत इंसल्ट है क्योंकि शार्क को पहले बात किसी आम इंसान ने चोट मचाई। इधर हैमर के बॉम्ब से होने वाली आवाज से लोग समझ गए कि इस बिल्डिंग में जरूर किसी ने एंटर किया है। उनका बॉस ने स्नाइपर को जाकर देखने के लिए कहा। शार्क अपने बॉस से राजेश और बाकियों के बारे में पूछता है कि अब इन लोगों को क्या किया जाए, क्योंकि इन लोगों से M21 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके बॉस ने इनके साथ जो भी करना है वो जिम्मेदारी शार्क पर छोड़ दी, जिसको उनका बॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। शार्क ये सुनकर खुश हो गया और शिबू को गला दबाकर मारने लग गया। इधर मानाबू भी शार्क के हाथ पर अटैक कर किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसे छोड़ने को तैयार नहीं। इधर M21 से भी अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता और राजेश भी उसे मदद करने के लिए उकसाता है। कम से कम उसे अब तो अपने दोस्तों के खातिर कुछ करना चाहिए। M21 को अपनी पिछली बीती हुई बातें याद आने लगी और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा। M21 ने अपना अपना मन बना लिया। यहाँ बाकी सब राजेश पर चढ़ते हुए शार्क पर अटैक करके शिबू को बचा लेता है। मानाबू यहाँ M21 के इतने बड़े पंजे देख हैरान थे। M21 अब अपने दोस्तों को चोट तक नहीं पहुंचाने देगा। इधर राय और फेंगिस्तान बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचते हैं, जहाँ स्नाइपर पहले से ही मौजूद है। फेंगिस्तान ने ये देखकर अपने मास्टर राय को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहा और फेंगिस्तान ने स्नाइपर पर अटैक कर दिया। फेंगिस्तान उससे अच्छी टक्कर देने लगा, लेकिन जल्दी स्नाइपर फेंगिस्तान को भी सरपास कर देता है। उसकी स्पीड यहाँ फेंगिस्तान से भी ज्यादा तेज थी, जिसे देखकर फेंगिस्तान भी अब सीरियस हो गया। लेकिन तभी स्नाइपर शार्क की तरह ही अपनी पावर्स को बूस्ट करता है, इससे उसकी पावर्स काफी बढ़ गई और फेंगिस्तान को अपनी गन पॉइंट पर ले आया। इधर हैमर ने भी अपनी पावर्स बूस्ट करके एक बहुत ही बड़ा हमला सायरा पर करने वाला है। यहाँ शार्क M21 के हमले करने पर घायल हो गया। फिर M21 उस पर अटैक करता है, लेकिन शार्क उसका सीनियर था तो आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करता है। शार्क ने गुस्से में आकर M21 को आकर पकड़ लिया।
दिया और अब वो लोग M21 को मार सकते थे क्योंकि ये अब उनके काम का नहीं। तभी शार्क उसके दोस्तों पर एक बड़ा हमला करता है, लेकिन वो अटैक M21 ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे वो बहुत घायल हो गया। अब राचिस को M21 को बचाने के लिए बहुत गुस्सा आता है। वो बस यहाँ बैठता है और उसके दोस्त वहाँ मार रहे हैं। राचिस ने इतने गुस्से में आ गया कि उसने उस डिवाइस को ओवरपावर करके तोड़ दिया और बिना एक सेकंड गवाए राचिस शार्क को एक बहुत ही जोरदार पंच चढ़ता है, जिससे शार्क दूर जाकर दीवार पर टकराया। M21 की हालत बहुत ही बुरी हुई और उसने राचिस को शुक्रिया करा। राचिस M21 को साइड में रखकर शार्क पर साइड अटैक करता है। शार्क ने अपनी पावर्स बूस्ट कर ली, लेकिन फिर भी राचिस उसे आसानी से मारने लगा। राचिस शार्क को अपने पावरफुल अटैक से खत्म करने वाला होता है, तभी उसका बॉस फाइट में आ गया। उसने भी मेडिसिन खाकर अपनी पावर्स बूस्ट करी और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। उसका बॉस आकर शार्क के आसपास अपने हाथ करके उसकी एनर्जी लेने लग गया। यहाँ पर ये पावर बूस्ट उसके मेंबर्स की पावर बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए है और ये सब कुछ पहले से तय था। जिसके बाद बॉस बहुत ही पावरफुल बन गया और इस बार उसने आसानी से राचिस को हरा दिया। सभी जमीन पर जख्मी पड़े थे और तभी अपना हीरो राय ने एंट्री ली। राय को देखते ऐसा लगता है कि उसे अपने अपोनेंट को खत्म करने के लिए हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्नाइपर ने फेंगिस्तान को अभी भी अपने गन पॉइंट पर रखा हुआ है। फेंगिस्तान भले ही स्नाइपर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर स्नाइपर को उसके हमले लगेंगे ही नहीं तो अटैक किस काम के। इस बात पर फेंगिस्तान उसे अपनी असली पावर इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी बात पर हिचकने लगा। स्नाइपर यहाँ फेंगिस्तान को जल्दी खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे उस लड़के को भी खत्म करना है जो फेंगिस्तान के साथ आया है। जो सुनते ही फेंगिस्तान को झटका लगा और उसके अंदर अचानक से बहुत सारी डार्क पावर्स आने लगी और ये देखकर स्नाइपर सच में डर गया और अब जरा बोल के दिखाई कि वो उसके मास्टर के साथ क्या करेगा। दूसरी तरफ राय के सभी साथी उसे देखकर हैरान थे और उससे पूछने लगी कि यहाँ आखिर क्या चल रहा है। तभी ग्रांट्स यानी उसका बॉस राय को कुछ कहता है, लेकिन वो और गाओ नीचे गिर जाते हैं। राय के सामने उसे बोलने की इजाजत नहीं, वो लोग हिल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ राय का माइंड कंट्रोल पावर है, जिससे सामने ग्रांट्स जैसे लोगों को भी झुकना पड़ा। इधर सायरा भी हैमर से फाइट कर रही है, लेकिन वो तो जैसे हैमर के साथ खेल ही रही हो। अब उसने अपना वेपन निकाला जिसका नाम डेथ स्काइप है। उसे अपने वेपन्स को एक ही अटैक से हैमर को मार दिया, लेकिन असली फाइट तो यहाँ स्नाइपर और फेंगिस्तान के बीच होने वाली है। फेंगिस्तान ने अपने मास्टर यानी राय को ऑर्डर्स को सिर्फ स्नाइपर की वजह से तोड़ा, तो अब स्नाइपर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। फेंगिस्तान अब यहाँ अपनी डार्क पावर्स को इस्तेमाल करने लगा, उसकी स्पीड स्नाइपर से 10 टाइम्स ज्यादा हो गई। फेंगिस्तान अपने एक बड़े से हमले से स्नाइपर को मारने वाला था कि तभी स्नाइपर को अपनी छोटी बहन की याद आती है और उसने अपनी गन से उन सबको अटैक को कैंसिल कर दिया, जिसे देखकर फेंगिस्तान खुश हो गया। स्नाइपर अपनी गन से अटैक करने लगा, लेकिन फेंगिस्तान को गोली लगकर जमीन पर गिर जाती है। फेंगिस्तान ने स्नाइपर पर फिर से एक बड़ा हमला किया, जिससे स्नाइपर को बहुत चोट आई, मगर वो एकदम से फेंगिस्तान पर गोली चलाता है, जिससे इस बार फेंगिस्तान को थोड़ी चोट लगी और उसे खून निकलने लगा। फेंगिस्तान ने जब स्नाइपर के अंदर जब हार न मानने वाला जुनून देखा तो उसको उसमें इंटरेस्ट आ गया। इधर ग्रैंड्स किसी तरह उठ खड़ा हुआ और राय पर अपनी स्पीड से अटैक करता है। उसके अटैक्स इतने पावरफुल थे कि आसपास की सभी चीजें टूटने फूटने लगी। राय ने यहाँ बैड ग्रैंड्स को हाथ ही लगाया, लेकिन यहाँ उसके हाथ जकड़ गए और वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। राय ने उसे अपने सामने से दफा होने को कहा और उसकी ये कहते ही ग्रांड सीधे से आकर दीवार पर टकराता है, जो देखकर ग्रांड्स गांव को अपनी पावर्स यूज देने के लिए कहता है और गांव ने भी उसके लिए हाँ कर दिया, माना वो राय से गांव को बचाने के कहता है। दूसरी तरफ फेंगिस्तान जानना चाह रहा है कि ऐसा क्या है जो स्नाइपर को हार न मानने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि इन दोनों की पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्नाइपर को किसी को बचाने के लिए सब कर रहा है, जिसके लिए वो बार बार फेंगिस्तान पर हमला करने लगा, पर फेंगिस्तान ने उसे जकड़ लिया और अपनी डार्क स्पेयर्स की मदद से हमला किया, जिससे फेंगिस्तान जमीन पर गिर जाता है। पर उसने अभी यहाँ पर स्नाइपर को मारा नहीं, तभी सायरा भी वहाँ आ जाती है और उसकी डार्क पावर्स को देखकर हैरान थी और फेंगिस्तान भी यहाँ सायरा को सोल वेपन को देखकर हैरान होने लगा, लेकिन नहीं वो तो बल्कि खुश होने लगा क्योंकि सायरा के पास एक सोल वेपन है। इसका मतलब वो जरूर कोई हाई रैंक नोबल है। सायरा जानना चाहती है कि फेंगिस्तान स्नाइपर को मारेगा या नहीं। यहाँ पर स्नाइपर सायरा को देखकर पहचान गया क्योंकि जब सिम्बू ने उसकी जान बचाई तो सायरा भी उसके साथ ही थी। उसने माफी मांगी कि उसने इन सबको लोगों को इन्वॉल्व किया। उसकी आखिरी विषय की वो लड़का जो सायरा के साथ था वो नीचे बेसमेंट में ही स्नाइपर चाहता था कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसे स्नाइपर की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा। फेंगिस्तान ने स्नाइपर की अच्छी नेचर को देखकर उसे छोड़ दिया। स्नाइपर को उसे खुद ही माफी मांगनी चाहिए। यहाँ ग्रैंड्स गांव को धोखा देकर उसे शॉक देकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड्स ने उसे पकड़ लिया और फिर से उसे पावर लेने का ट्राई किया। पर उसी वक्त राय ने उसे रुकने को कहा, जो सुनते ही ग्रैंड्स अब भी हिल नहीं पा रहा था। राय के दोस्तों को उसको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, दोस्ती में तो नो थैंक्स नो सॉरी। इसके बाद राय जाकर ग्रैंड्स को फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास बहुत सारा खून उड़ने लगा। यहाँ ब्लड को मैनिपुलेट करने लगा। राजेश ये देखकर हैरान है क्योंकि इस टेक्निक को सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो टॉप लेवल के नोबलीज हैं। यहाँ इस अटैक का नाम है ब्लड फील्ड और राय ने इस अटैक को ग्रैंड्स के ऊपर किया, जिससे ग्रैंड्स हवा में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नाइपर और M21 सोए पड़े हैं। यहाँ उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। इधर फ्रेंगिस्तान और राय को दिखाया जाता है जहाँ राय ने अपनी पावर्स का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, जिससे थोड़ी थकावट होने लगी। फ्रेंगिस्तान के पूछने पर राय ने बताया कि उसके दोस्तों ने उससे फिर से मदद मांगी तो कर भी क्या सकता था। यहाँ पर पता लगता है कि राय ने फ्रेंगिस्तान की पावर्स को सील किया था और उसे इन पावर्स को इस्तेमाल करने से मना किया, लेकिन फिर भी यहाँ फ्रेंगिस्तान ने सील को तोड़ दिया। वो हर तरह की सजा के लिए तैयार है। राय जानता है कि फ्रेंगिस्तान ने वो सील तोड़ी, लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, इसलिए राय को ऊपर भरोसा है। जिसके बाद जब वो लोग खाना खाते हुए बातें करने लगे तभी वहाँ M21 स्नाइपर पहुंच गए। M21 उन सबके लिए थैंक्स कहता है, लेकिन बताया था ना दोस्ती में तो नो थैंक्स नो सॉरी। इसके बाद यहाँ फिर से हम लोग M21 राजेश को आपस में छोटी मोटी बातों पर बहस करते देख सकते हैं। M21 अकेला खड़ा होकर खुद को के बारे में सोचने लगा कि उसकी पावर्स किस काम की जब वो अपने ही लोगों की मदद ना कर सके। तभी राय पीछे से आकर M21 को बताता कि वो कोई कमजोर नहीं। राय M21 के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस कर सकता है। उसने M21 से पूछा कि क्या वो इसे टेस्ट करना चाहेगा। जैसे राय M21 के ब्लड को टेस्ट करता है, M21 की रियल फॉर्म बाहर निकल कर आएगी और ये बस कुछ सेकंड्स के लिए था। राय ने उसे समझाया कि M21 कोई कमजोर नहीं, वो चाहे तो अकेले सभी को रक्षा कर सकता है। इसे कहकर राय वहां से चला गया। इधर स्नाइपर को पता लगने लगा कि उनकी बॉस ग्रांट्स ने शार्क को अपनी पावर्स के लिए नगर डाला और वो गांव को भी मारने वाला था, जो सुनकर वो हैरान हो गया। गांव ने एक और शॉकिंग खबर दी कि स्नाइपर की वो बहन है जिसके लिए स्नाइपर ये सब कर रहा है वो असल में ही नहीं है। गांव ने यूनियन के सर्वर्स में घुसकर उसकी बहन की इंफॉर्मेशन देखी कि वो एक हॉस्पिटल में है, मगर हकीकत में तो ऐसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। जो सुनकर स्नाइपर अंदर से टूट गया क्योंकि उसे अब समझ नहीं आता कि वो अब भला किसके लिए जिंदा रहे। उसका तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गांव ने भी इस वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी और अपने आप को डेड बता दिया यूनियन के अंदर। वो लोग अब बाकियों के ऊपर और भी बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए उन लोगों ने यहाँ से जाने का फैसला किया। गांव ने M21 के बारे में यूनियन को डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकाली, लेकिन उसे M21 और नहीं उसके किसी साथी के बारे में पता चला। M21 चाहता था कि जैसे फेंगिस्तान ने उसे जगह दी है घर के अंदर, उसी तरह से वो लोग इन लोगों को भी जगह दे सके और वो ताकि वहाँ पे रह सके। लेकिन ये घर अब M21 का भी तो है, वो खुद भी ये फैसला कर सकता है कि इस घर में किसको रखना है और किसको नहीं। M21 गांव और स्नाइपर को अपने साथ ही घर में रहने को कहता है। शिम्बू यहाँ अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था और अभी भी उन लोगों की मेमोरी उनके साथ है। अगले दिन स्कूल में गांव और स्नाइपर ने भी बॉडीगार्ड की जॉब ले ली। शिम्बू को यहाँ थोड़ा अकेलापन लगने लगा क्योंकि उसके पास
को गर्लफ्रेंड नहीं होती और वो मानवों से हेल्प मांगता है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यहाँ पर पता लगता है कि शिम्बू को सायरा पसंद है, जिसके बाद M21 गार्ड स्नाइपर के पास जाकर शिम्बू को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मदद मांगने लगा। लेकिन वो लोग ये सुनते ही भागने लगे, पर वो लोग उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं मदद करने के लिए। तभी राय वहाँ पहुंचा और यार राय की भी सेम रिक्वेस्ट थी। राय के कहने पर वो लोग उसे सिखाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत ही कोशिशों के बाद वो भी नहीं सीख पाता। इसके बाद वो लोग रैचिस के पास गए, लेकिन यहाँ पर आकर रैचिस मदद करने के लिए बजाय M21 से फाइट करने लगा। और जब राय ने कहा कि रैचिस ने बात मान ली, वो सभी मिलकर शिम्बू को लव लेटर लिखाना शुरू करते हैं। लेकिन शिम्बू लेटर को नहीं लिख पाता, लेटर वहां से फेंक देता है। और गांव ने उन्हें एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो लोग शिम्बू को एक स्पोर्ट्स खिलाएं और उसे वहां कूल दिखाया जाए। इसके बाद लोगों ने फैसला किया कि बास्केटबॉल खेलेंगे। बास्केटबॉल खेलते समय उनका आज बहुत ही इंटेंस हो गया और सभी लोग वहां अपने आप को कूल दिखाने लगे। और जब आखिर में शिम्बू अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करने लगा राय की हेल्प से, तभी वहां स्नाइपर आ गया, जिसके कारण शिम्बू कुछ नहीं कर पाता। जो देखकर वो बैठकर रोने लगा कि उससे यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तभी वहां सायरा आगे, जिसको शिम्बू को फेंका हुआ लव लेटर मिलता है, उसके लिए नेचुरल है कि शिम्बू उससे प्यार करने लगा। सायरा चाहती है कि शिम्बू जैसा ही है वैसे उसे आकर बात करनी चाहिए, ना कि किसी लव लेटर किसी और तरीके से अपने प्यार को दिखाना चाहिए। सायरा ने शिम्बू और मनाबू को फेंगिस्तान के घर पर इनवाइट किया। जब वो लोग वहां पहुंचे तब फेंगिस्तानियों ने बताया कि उन्हें अब शिम्बू और मनाबू की मेमोरी को इरेज करना होगा, लेकिन वो लोग इससे मना करने लगे। राय ने समझाया कि उनकी यादों से सब कुछ इरेज नहीं होगा, बस जो खतरनाक मेमोरीज है जिसमें उन लोगों ने सभी की पावर्स देखी वो इरेज हो जाएंगी और बाकी सब उनके साथ बीती हुई चीजें उन्हें याद रहेंगी। उन लोगों ने राय की इस बात पर एग्री किया, जिसके बाद राय ने अगले दिन उनकी मेमोरी इरेज कर दी। अगले दिन शिम्बू और मनाबू सब कुछ भूल चुके थे और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। अगले दिन एक नया कैरेक्टर दिखाया गया, जहां वो स्कूल के गेट पर एंटर करने लगा। सब लोग उसे रोकते हैं, तभी वहां रैचिस और सायरा आकर उसके सामने झुक गए और वो आदमी उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे थे। तभी उन्हें पता लगता है कि आदमी इनके क्लैन का लीडर है। फेंगिस्तान भी वहां पहुंचा और वो आदमी फेंगिस्तान को पहचानता था और फेंगिस्तान भी उसे। इसका नाम है गैगटोल। इसके बाद उस जगह को दिखाया गया जहां से गैगटोल आया था। यहाँ पर उनके साथी रैचिस और सायरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को कॉफिन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए उन लोगों को अब जजतुल को बताना होगा। और साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर जजतुल की पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर कायरिस और रजक आपस में बात कर रहे थे और दोनों ही अपने आप को क्लास का लीडर है। कायरिस के मुताबिक रजक रैचिस और सायरा की मदद करने की कोशिश कर रहा है। रजक ने इस बात को डिनाई किया कि रजक का भाई रायल वहां आ गया, जो कि सायरा की मदद करने के लिए आना चाह रहा है, लेकिन वो अभी छोटा है तो वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। रायल के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आगे जाकर लीडर बनेगा काल्टिया क्लैन का, यानी कि वो सक्सेसर था उनके क्लैन का। फेंगिस्तान इधर गैगटुल के राय के पास लेकर पहुंचता है, जहां गैगटुल ने उसे समझाया कि लोकेटिनिया की सिचुएशन क्या है। लोकेटिनिया वो जगह थी जहां अभी सभी के सभी नोबल्स रहते हैं। जहां लोकेटिनिया का लॉर्ड अब चेंज ही हो चुका है। वहां के न्यू लॉर्ड राकेशिया राय को बहुत समय से ढूंढ रहा है और चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। जब राय एटर्नल स्लीप में गया था तब तुरंत बाद लोगों को फॉर्मल लॉर्ड नहीं एटर्नल स्लीप में चले गए और सभी नोबल्स के लिए एटर्नल स्लीप का मतलब है डेथ। साथ ही वो फॉर्मल लीडर अपनी मर्जी से नहीं गए बल्कि उन्हें भेजा गया था, जिसके कारण लोकेटिनिया की सिचुएशन अब काफी चेंज हो गई। फेंगिस्तान को यह पता था कि सायरा लॉयड क्लैन के लिए लीडर है और फेंगिस्तान इस बात से चौंका कि वो इतनी छोटी एज में लीडर कैसे बन गई। गैगटुल ने राय को अपने साथ वापस चलने को कहा, लेकिन राय ने सीधे सीधे इसके लिए मना कर दिया। इधर रैचिस और सायरा M21 बाकी सभी को गैगटुल के बारे में बताने लगे कि असल में उन लोगों को ग्रैंडफादर है। या उन लोगों ने बातें करते हुए फेंगिस्तान की बात छेड़ी, जहां सायरा को फेंगिस्तान बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या है। एक बार कि वो लोग राय को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फेंगिस्तान बहुत ही अलग लगता है। फेंगिस्तान एक ह्यूमन से ज्यादा है, उसके अंदर नोबल जैसी पावर थी, लेकिन वो उसकी असलियत अभी भी नहीं जानते। यहाँ पर गैगटुल फेंगिस्तान से कहने लगा कि वो बिल्कुल नहीं भूल सकता कि फेंगिस्तान ने नोबल्स के साथ क्या किया है। जिसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां फेंगिस्तान बहुत से नोबल्स को टॉर्चर करता और उन्हें मारता है। फेंगिस्तान खुद एक ह्यूमन था, लेकिन उसके अंदर नोबल्स यहाँ तक कि काफी हाई लेवल के नोबल्स जितनी पावर है। टॉर्चर करने के बाद फेंगिस्तान ने जिंदा छोड़ दिया, जिसके बाद वो लोग भागकर लीडर्स के पास में गए। दूसरी तरफ राय नोबल्स के लॉर्ड के पास था, जहां वो राय कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करने लगा और लॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन राय ने उनकी हर ऑफर को साफ इनकार कर दिया और वहां से चला गया। जिसके बाद लीडर्स लॉर्ड्स के पास गए, जहां लॉर्ड उन्हें फेंगिस्तान को लाने के लिए कहता है। अब क्लैन लीडर अपने लॉर्ड की बात सुनकर फेंगिस्तान के पास पहुंच गए, जहां लीडर्स के साथ कुछ सोल्जर्स भी थे और फेंगिस्तान ने उन सभी सोल्जर्स को एक ही हिट में हरा दिया। इसके बाद वहां लीडर्स ने आकर फेंगिस्तान को अपना इंट्रोडक्शन दिया और फेंगिस्तान फिर फाइट शुरू करता है। लेकिन दोनों लीडर्स में से एक, जिसका नाम रेगर था, उसके साथ फाइट करने से मना करता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो फेंगिस्तान को बहुत ही क्रेडिट मिल जाएगा कि उसकी लाइफ में। इस वजह से सिर्फ रेगर फेंगिस्तान से फाइट करने लगा, लेकिन रेगर भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जिसके बाद उसने अपना सोल वेपन समन किया और उससे फाइट करने लगा। लेकिन यहाँ पर फेंगिस्तान की स्ट्रेंथ तेजी से बिना रुके बढ़ती जा रही थी और साथ ही थोड़ी देर में फेंगिस्तान ने भी अपनी सोल वेपन का समन किया, जो देखकर दोनों ही डर गए। दूसरे लीडर जो कि गैगटुल था, वहां फैसला करता है कि वो लोग अब बिना अपने प्राइड के बारे में सोचे फेंगिस्तान के साथ में फाइट करेंगे। और यहाँ इसी फाइट के दौरान फेंगिस्तान ने अपने ऊपर से काबू खो दिया और इसी घमासान युद्ध में उसे चोट लग गई और वो एक मेंशन के अंदर भाग जाता है। उसे लगा कि मेंशन के अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन अंदर राय खड़ा था और वो बताने लगा कि उसे एक नए सर्वेंट के तौर पर हायर किया गया है, लेकिन असल में तो राय इस कैसल का मास्टर था। तभी फेंगिस्तान का पीछा करते हुए दोनों लीडर्स वहां पहुंच गए। राय को बताया कि लॉर्ड को आदमी चाहिए, लेकिन राय ने फेंगिस्तान को उनके हवाले करने से मना कर दिया और उन लोगों को एक ताजा खबर ही दी, आज से फेंगिस्तान उसका सर्वेंट है। राय ने यहाँ अपने मैजिक से फेंगिस्तान के कपड़े भी चेंज कर दिए और अब राय ने यहाँ अपना ऑर्डर दे दिया और उसकी ऑर्डर्स के आगे कोई नहीं बोल सकता, जिस वजह से क्लैन के लीडर ने उसकी बात मान ली। फेंगिस्तान देखकर हैरान है कि आखिर ये कौन इंसान है जिसके आगे लीडर्स तक झुक गए। जिसके बाद से फेंगिस्तान राय के साथ रहता है। उसको इस तरह 5 साल बीत गए हैं राय के साथ, जहां क्लैन का लीडर रेगर फेंगिस्तान को ट्रेन करने लगा उसकी पावर से उसकी सोल वेपन को कंट्रोल करने के लिए। गैगटुल को इधर अच्छा नहीं लगा कि राय ने फेंगिस्तान को जिंदा छोड़ दिया। जिसके बाद फेंगिस्तान को बुलाया गया लॉर्ड के दरबार के अंदर, जहां लॉर्ड उससे खुद बात करेंगे और आसपास के लोग देखकर फेंगिस्तान से चिढ़ने लगे। लॉर्ड को यहाँ फेंगिस्तान से जलन होने लगी कि राय के साथ में इतना समय बिता रहे हैं। वो चाहता है कि राय उन लोगों को साथ में भी थोड़ा समय बिताए, लेकिन वो किसी के साथ भी इतना समय नहीं बिताता। लॉर्ड ने उसे सुझाव दिया कि फेंगिस्तान को राय के साथ ब्लड रिलेशन बना लेना चाहिए, क्योंकि फेंगिस्तान उसके साथ पिछले 5 सालों से था, तो उसे जिंदगी भर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। इसमें उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेकिन फेंगिस्तान ये नहीं चाहता। उसके अंदर एक ह्यूमन प्राइड थी जो किसी नोबल्स के आगे झुकना नहीं चाहता, इसलिए वो ब्लड इंपैक्ट नहीं बन सकता। फेंगिस्तान को भी ये नहीं पता कि इतने समय से राय का सर्वेंट क्यों बना है, लेकिन अब वो बस बन चुका है उसके सर्वेंट। बाहर सभी लोग देखकर शॉक हो गए कि फेंगिस्तान अंदर से जिंदा वापस आ गया। इसके बाद फेंगिस्तान को फिर से कुछ समय बाद बुलाया गया लॉर्ड के दरबार के अंदर। इसे देखकर सभी लीडर्स को गुस्सा आता है। उनमें से एक लीडर ने फेंगिस्तान को फाइट के लिए चैलेंज किया, क्योंकि उसके मुताबिक फेंगिस्तान उनमें से किसी को भी हराने के काबिल नहीं। फेंगिस्तान ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दोनों में ही फाइट शुरू हो जाती है। जहां फेंगिस्तान खुद को कंट्रोल करने लगा, वो अपनी ज्यादा ताकत दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर था कि वो पहले की तरह अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना खो दे। लेकिन क्लैन का लीडर फेंगिस्तान से अपनी फुल पावर्स में लड़ रहा था, जो देखकर फेंगिस्तान ने अपने प्राइड के बारे में सोचा और उसने प्राइड के कारण अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उस बार फिर से उसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो दिया। लेकिन यहाँ इस बार बात थोड़ी अलग थी। फेंगिस्तान ने जब उस बार कंट्रोल खोया तो अब किसी भी लीडर के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो फेंगिस्तान के साथ मिलकर रोक सके। यहाँ तक कि लॉर्ड और राय के मैदान में आना पड़ा फेंगिस्तान को रोकने के लिए। अब लॉर्ड ने यहाँ पर राय पर ये जिम्मेदारी छोड़ दी कि फेंगिस्तान
फेंगिस्तान को जिंदा रहना है या उसे मार देना है। जिसके बाद राय ने उससे फाइट करना शुरू कर दिया और फेंगिस्तान इसके ऊपर एक अटैक ही करता है। राय उसके अटैक्स कंप्लीटली रोक नहीं पाता और उसकी गाल से थोड़ा खून भी निकलने लगता है, जिसे देखकर राय ने अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल फेंगिस्तान के ऊपर किया। राय चाहता तो फेंगिस्तान को मार सकता था, लेकिन राय ने ऐसा नहीं किया, बल्कि फेंगिस्तान की पावर्स को कंट्रोल करके उसको कम कर दिया। जिसके बाद फेंगिस्तान बेहोश हो गया। जिसके बाद जब उसे मेंशन में होश आया तो वो समझ गया कि राय ने उसे नहीं मारा। उसके सभी साथी भी ये बात जानते थे कि राय फेंगिस्तान को नहीं मारने वाला। फेंगिस्तान ने उससे ये बात जाननी चाहिए कि आखिर राय ने उसे मारा क्यों नहीं, लेकिन राय उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और फेंगिस्तान को चाय लाने का ऑर्डर देता है। फेंगिस्तान ने यहाँ चाय में अपने खून की एक बूंद गिरा दी और जैसे राय ने उसके खून में मिली हुई चाय को पिया, वो उससे ब्लड इंपैक्ट कंप्लीट करने के लिए फेंगिस्तान से उसकी मर्जी पूछने लगा और फेंगिस्तान उसका लाइफ टाइम सर्वेंट बनने के लिए तैयार था। और उस समय पर राय ने फेंगिस्तान की पावर्स को सील कर दिया हमेशा के लिए और बिना राय की इजाजत के फेंगिस्तान अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि फेंगिस्तान ने राय के साथ लाइफ टाइम ब्लड इंपैक्ट बनाने के लिए, लाइफ टाइम उसका सर्वेंट बनने के लिए उसने राय की चाय में अपना खून मिलाया, जिससे अब राय हमेशा हमेशा के लिए फेंगिस्तान का सर्वेंट बन गया। और साथ ही यहाँ आप लोगों को यह भी समझ आ गया होगा कि फेंगिस्तान राय की इतनी इज्जत क्यों करता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ गुजेटी ने ये देखा कि ये फेंगिस्तान, राय और बाकी लोग आपस में साथ रहकर कितने खुश हैं, जो देखकर वो बिना किसी को वापस लिए वहां से चला गया। और साथ ही उसने राजा सायरा को समझाया कि उन्हें लाइफ में सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, बाकी किसी और की नहीं, और वो जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते थे। जिसके बाद गगटिल वापस चला गया और यहाँ लॉर्ड के सामने आकर बताया कि राजेश और सायरा ने उन्हें धोखा दे दिया और वो लोग अब अपनी जिंदगी जीने लगे। जो सुनकर उनके लॉर्ड ने गुजेटिल को कैद में डाल दिया और रैजक से राइचिस और सायरा के बारे में पता करने के लिए कहा कि उन्हें सच में कॉफिन के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। लेकिन तभी वहां रियल आ गया और उसे पता था यहाँ पे सिर्फ लीडर ही अलाउड है, लेकिन देखा जाए तो वो भी एक चूजन लीडर है जो कि आगे जाके लीडर बनेगा। इसलिए राजेश और सायरा को लाने की जिम्मेदारी अपने सर लेने की बात करता है। लॉर्ड ने भी यहाँ परमिशन दे दी। अगले दिन सभी स्कूल में अपना नॉर्मल दिन बिता रहे थे कि तभी रायल ने आकर उसके स्कूल में एंटर किया और यहाँ पर रायल की प्रेजेंस सभी को महसूस हो गई। उन सभी स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज हो गया। वो लोग नीचे आकर देखते कि आखिर कौन आया है, क्योंकि ये प्रेजेंस उन लोगों को जानी पहचानी प्रेजेंस लगने लगी। नीचे रायल यहाँ तीनों मॉडिफाइड डीमन से बात कर रहा था और पहचान गया कि ये लोग मॉडिफाइड डीमंस हैं। तभी रायल ने M21 पर अचानक हमला किया और उनमें से कोई इस हमले को देख नहीं पाता। इतने में ही राजेश और सायरा भी नीचे पहुंच गए और उससे पूछने लगे कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। रायल ने सायरा को अपने साथ चलने का ऑफर दिया। यहाँ पता लगता है कि उसने यहाँ पर उसको प्रपोज भी किया था। उसके बाद उसने राजेश पर हमला किया और बताया कि काफी समय तक वो उसे कमरे में बंद रहा और अब वो एक न्यू पर्सन बनकर आ चुका है। लेकिन सायरा ने उसे भगा दिया और रायल आराम से वहां भी चला जाता है। रात में सायरा ने सभी को बताया कि वो रायल था, वो एक ट्रू ब्लड नोबल है, उसकी काफी पावर्स हैं और उसने एक समय पर सायरा को भी प्रपोज किया था, पर सायरा ने उसका प्रपोजल को डिनाई कर दिया, जिससे उसे काफी गुस्सा आया। उसने बदला लेने की कोशिश की, जो देखकर उसे क्लैन का लीडर यानी उसके बड़े भाई रैजक ने उसको रोका और सजा के तौर पर 10 साल के लिए उसे कमरे में कैद कर दिया। अब इस डिस्कशन के बाद वो सभी अपने आप को कमरों के अंदर जाते हैं, जहां फेंगिस्तान M21 को हील कर रहा था और गावर स्नाइपर के ट्रीटमेंट कर रहा था, यानी कि उनका रेगुलर चेकअप। इधर रैचिस और सायरा बात कर रहे थे कि सायरा के पूछने पर रैचिस ने बताया कि उसको सायरा की बहुत चिंता है, जिसको सुनकर सायरा वहां से चली गई। या फेंगिस्तान और राय भी आपस में बात कर रहे थे और सायरा के पीछा करने के लिए जाने लगा, लेकिन फेंगिस्तान उसे रोकर खुद जाना चाहता था, क्योंकि अगर राय की असली प्रेजेंस सामने आ गई तो काफी परेशानी हो जाएगी। जो देखकर राय ने फेंगिस्तान के ऊपर से सील हटा दिया और उसकी असली पावर्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थोड़ी देर के लिए। इधर सायरा और राय की बात हो रही थी। सायरा ने उसको सीधे सीधे जाने के लिए कहा, लेकिन राय यहाँ लगातार सायरा को मनाने की कोशिश करने लगा, उसको बहुत चाहने लगा और बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और ऐसे ही बात करके राय सायरा को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगा, लेकिन सायरा ने अब उसकी बात से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको यहाँ ह्यूमंस के साथ रहने का तरीका काफी पसंद आया। ह्यूमंस की लाइफ या नोबल्स की लाइफ से काफी अलग थी और रायल इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। अब ये सब सुनकर रायल को काफी गुस्सा आता है और उसने सायरा पर अटैक करने का सोचा, लेकिन तभी फेंगिस्तान वहां आकर उस पर अटैक करने लगा। फेंगिस्तान ने रायल को चैलेंज किया कि रायल उन्हें चाहे अपनी तो पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके उसे फेंगिस्तान को हराकर दिखाए। फेंगिस्तान और राय की यहाँ बैटल शुरू हो जाती है और साथ ही फेंगिस्तान यहाँ पर अपनी पावर्स का एक प्रोपोर्शन इस्तेमाल करता है। जिसके बाद फेंगिस्तान ने उसको फिर चैलेंज किया कि उसके पास जितने भी सोल वेपन्स है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। सायरा ये देखकर शॉक हो गई, क्योंकि सिर्फ जितने भी क्लैन लीडर्स हैं उनके पास ये सोल वेपन हो सकते हैं, तो आखिर रायल के पास ये कहां से आया। यहाँ पर रायल अपने फादर को दिया हुआ सोल वेपन इस्तेमाल कर रहा था फेंगिस्तान के ऊपर और अब यहाँ फाइट कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पर पहुंच गई थी। तभी फेंगिस्तान ने अपना सोल वेपन सम्मन किया। थोड़ी देर में फेंगिस्तान को रियलाइज हुआ कि अगर ये फाइट कुछ देर और चली तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजेश भी आकर सायरा के पास आ खड़ा होता है और सायरा राजेश के साथ मिलकर रायल के ऊपर अटैक करती है। इससे रायल काफी दुखी हो गया, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसने उस पर अटैक किया और अब मजबूरी में आकर रायल ने सायरा को लॉर्ड के ऑर्डर दिखाए, क्योंकि सायरा लॉर्ड के ऑर्डर्स को डिनाई नहीं कर सकती थी। रायल सिर्फ सायरा को लेकर गया और एक हिंट दिया कि कैटल प्रिजन के अंदर है और वो उन लोगों की साइड लेने की वजह से काफी सफर कर रहा है, जो सुनकर राजेश भी काफी दुखी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद वो लोग अपने घर आ गए और फैसला करते हैं कि वो सायरा की मदद करेंगे। इधर सायरा को प्रेजेंट किया गया लॉर्ड के सामने। लॉर्ड उससे क्वेश्चन करने लगी कि उसने अब तक क्या देखा, वो सारी बातें सच बताए, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है उन बातों पर जो गैटल ने की थी। लेकिन सायरा ने उसकी बात को जवाब देने से मना कर दिया, जिसके बाद लॉर्ड उसके हार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सायरा ने उसको रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से अब सायरा की नियरली डेथ होने वाली है। ये सब रायल की आंखों के सामने हो रहा था, तो उससे ये सब देखा नहीं गया और उसने बताया कि वहां पर उसने एक ह्यूमन को देखा जिसके अंदर नोबलिस्ट जितनी पावर है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो नोबल है या नहीं, और साथ ही उसके साथ कुछ मॉडिफाइड ह्यूमंस भी थे, जिससे लॉर्ड को समझ नहीं आता कि इस वक्त राय कहां होगा और उसने सायरा को जेल के अंदर डाल दिया। लॉर्ड ने रजक का ऑर्डर दिया कि वो गैटल के पास जाकर उससे इंटरोगेशन करे कि उसे राय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता है नहीं। फेंगिस्तान और राजेश अपने इस रास्ते में आए सायरा को बचाने के लिए। फेंगिस्तान ने तीनों मॉडिफाइड ह्यूमंस को टूटो नाम की ड्रग दिया, जिससे उनकी स्पेशल एबिलिटीज और पावर्स इंक्रीज हो गई और ये चीज सिर्फ एक के ऊपर ही काम करेगी, यानी कि वो पिल जिसके लिए बनी थी वो उस पर ही काम करेगी। वो लोग प्लेन के अंदर जान प्लेन ने जैसे लिब्रेनिया के अंदर एंटर किया तो वहां की एयर चेंज हो गई और प्लेन इतना प्रेशर झेल नहीं पाकर क्रैश होने लगता है। तभी सभी क्लैन के लीडर्स के पास इन्फॉर्मेशन गई कि जंगल में एक ह्यूमन के प्लेन आकर गिरा है। इधर वो लोग वहां से ही कूद गए और जंगल के अंदर पहुंचते हैं, जिस जगह को राजेश जानता है। जिस फेंगिस्तान ने राय को वार्न करने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, काफी सारे सिपाही पहले से ही जंगल के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर करके अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाके उन्होंने देखा कि यहाँ पर राय का घर है। घर के अंदर जाने पर राय और फेंगिस्तान को अजीब सी प्रेजेंस महसूस होने लगी, तो वो लोग ऊपर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या है। इधर राजेश को बाहर सिपाही दिखाई दिए तो उसने लड़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन लड़ाई करते समय राजेश काफी बड़ी परेशानी में आ गया, लेकिन M21 बाकी लोग उसे बचाने के लिए पहुंच गए। अब राय और फेंगिस्तान को रैग्नारॉक की की दिखी, जो कि असल में फॉर्मल लॉर्ड का सोल वेपन है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये चीज क्या कर रही है यहाँ पर। फेंगिस्तान ने जब M21 बाकियों को देखा तो वो उस पर चिल्लाने लगा कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों आए। दरअसल वो ये लोग उनके साथ ही प्लेन में छुपकर आए हैं और जब प्लेन क्रैश हुआ तो इन्हें लगने लगा कि ये लोग मर जाएंगे, पर जैसे तैसे करके इन लोगों ने राय और बाकी को ढूंढ लिया। अब यहीं पर उन तीनों को नई चीज का पता लगता है कि लॉर्ड नोबल्स का किंग होता है और M21 जानना चाह रहा था कि आखिर राय क्या है, वो नोबलीज है या कुछ और है। दरअसल नोबलीज एक ऐसा बीइंग को कहा जाता है जिसके ऊपर नोबल्स का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। नोबलीज एक लॉर्ड के बराबर है। नोबलीज असल में लॉर्ड को
भी खत्म कर सकता है। और असल में राय एक नोबलीज है। राय को तभी लॉर्ड से कई बातें याद आ गई और फेंगिस्तान ने कहा कि उसे भी प्रेजेंट में बनी लॉर्ड से मिलना है। दूसरी तरफ लॉर्ड के कोर्ट में डिस्कशन चल रही थी कि वहाँ क्या हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ पता लगा कि उस जगह पर राक्षस और 3 मॉडिफाइड ह्यूमंस ने आकर मिलकर हमला किया था, जिससे सबको ये समझ आ गया कि राक्षस भी उनके साथ ही है। साथ ही सभी लोग ये भी समझ गए कि अगर इतने सारे लीडर्स दूसरी साइड जाकर लॉर्ड के अगेंस्ट होने लगे तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा रीजन होगा। लेकिन वो लॉर्ड के सामने कुछ नहीं बोल पाते, पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लॉर्ड ने जुगेटल को पनिशमेंट देने को कहा क्योंकि वो लोग अब समझ गए कि गुटेल गलत था, पर किसी ने भी इस बात पे कंप्लीटली एग्री नहीं किया क्योंकि प्रेजेंट में लॉर्ड रुटिशा को रेस करने वाला गुटेल था। यहाँ तक कि लॉर्ड को भी रेस करने वाला गुटेल था। लॉर्ड को सारी बात याद आने लगी। गुटेल ने उन्हें कितना कुछ सिखाया और कितना कुछ समझाया, लेकिन जब एक बार वो अपने फादर से मिलने गई तब उसने सुना कि वो राय को लॉर्ड बनाने का ऑफर दे रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि वो लोग ऐसे कैसे कर सकता है। इसके बाद वो गजेटल के पास प्रिसन में जाकर उससे उसकी इच्छा पूछने लगी। साथ ही वो यहाँ बस सच जानना चाहती थी कि वो उसके इसके अलावा कुछ नहीं सुनना। तब गजेटल ने बताया कि वो यहाँ इस राय से मिला है और उसने ये सच उससे इसलिए नहीं छुपाया कि वो उससे डरता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी वो गलत है और एज अ लीडर उसने एक गलती की जिसके लिए अगर वो मरना भी चाहे तो उसे मार सकती थी। जिसके बाद लॉर्ड कोर्ट के अंदर वापस गई और अनाउंस किया कि वो गजेटल को एटर्नल स्लीप में भेज देंगे। सभी शॉक हो गए कि ये क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता। उसने ऑर्डर दिया कि उसे राय अपने सामने चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी तरफ इन लोगों की प्लानिंग थी कि आगे की तरफ राक्षस M21 दौड़ लगाएंगे ताकि सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और पीछे से गांव और स्नाइपर उन्हें बैकअप करेंगे और राय को कैसल तक बिना किसी परेशानी को पहुंचाना है उन लोगों को। तभी अचानक वहां राय ने आकर बताया कि जुएटल और सायरा दोनों को जेल में डाल दिया गया है और बहुत ही जल्द उन्हें भी पनिशमेंट मिलने वाली है। राय ने बताकर उन पर अटैक कर दिया, लेकिन M21 से फाइट करने लगा और राक्षस और बाकियों को आगे निकलने को कहा। इधर सायरा प्रिसन तोड़कर बाहर भागने लगी, लेकिन तभी रास्ते में उसकी रोजालिया मिल जाती है। रोजालिया उनको रोकने लगी और सायरा को किसी बात को ना मानते हुए उससे फाइट करने लगी। राक्षस यहाँ जंगल से भाग रहा था कैसल की तरफ, लेकिन कैसल में ही उसको कैरिस और रजक ने रोक लिया और कैरिस ने रजक को अपने भाई को बचाने के लिए कहा। M21 और रायल की फाइट काफी घमासान मोड़ पर पहुंच गई। साथ ही यहाँ गांव और स्नाइपर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। वो लोग टीम वर्क में काम करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि रायल कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। लेकिन फिर रायल ने अपना सोल वेपन समन किया और गांव ने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें रायल को उकसाने लगा फाइट करने के लिए और कुछ ज्यादा ही गुस्से में आकर फाइट करने लगा और वो मार खा चुका था थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी संभल कर फाइट करने लगा। और यहाँ राय और फंगिस्तान को पता लग गया कि M21 की फाइट थोड़ी नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, जिस पर राय ने फंगिस्तान से पूछा कि उसे जाना चाहिए उसकी मदद के लिए या नहीं। लेकिन फंगिस्तान राय को अभी भी आगे बढ़ने के लिए कहता है। राय ने फंगिस्तान से पूछा कि वो क्या चाहता है, जिससे फंगिस्तान और ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाता और उसकी फाइट में उतर गया। तभी रजक भी वहां पहुंच गया और फंगिस्तान को फाइट में इनवाइट करने लगा। फंगिस्तान थोड़ा जल्दबाजी में था जिसके लिए उसको रजक को थोड़ा जल्दी हराकर राय के पास जाना होगा। फाइट शुरू हो गई, सब लोगों ने अपने अपने साथियों को पीछे कर दिया, यानी कि रायल M21 और बाकियों को। अब इधर कैरिस ने राचिस को एक मौका दिया यहाँ से भाग जाने का और जैसे ही सब प्रूव हो जाएगा कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तब कैरिस राचिस को इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन राचिस यहाँ डरपोक की तरफ भागना नहीं चाहता, जिस पर कैरिस ने राचिस को एक ऑफर दिया कि अगर राचिस उस पर एक ही हिट लैंड कर देगा तो कैरिस उसको खुद कैसल तक लेकर जाएगा और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो राचिस ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ राजक ने अपनी सोल वेपन को सम्मन किया, उसे देखकर फंगिस्तान ने भी अपने सोल वेपन को सम्मन किया और उन लोगों की फाइट पहले से अच्छे लेवल पर स्टार्ट होती है। यार राचिस काफी मार खा गया लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। और इधर सायरा की फाइट चली रही थी कि तभी लॉर्ड का मैसेज आया कि सायरा को उसके पास लाने के लिए और वो उसके फादर की ग्रेव के पास थी, यानी कि लॉर्ड के फादर की ग्रेव के पास। दूसरी तरफ फंगिस्तान की फाइट यहाँ पे भी चली रही थी कि और फंगिस्तान ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपना अटैक छोड़ दिया और मार खा दी थोड़ी बहुत। लेकिन राजक समझ गया कि अगर उसका भाई बीच में नहीं होता तो फंगिस्तान उस अटैक को अपने ऊपर हिट नहीं होने देता और कहा कि अब ये फाइट इक्वल हो जाएगी। जिसके बाद फाइट फिर से कंटिन्यू होती है। यहाँ राचिस इधर कैरिस से मारी खा रहा होता है और गिरना शुरू कर देता है। इतने में कैरिस ने उसे कैच कर लिया। राचिस उसी का फायदा उठाकर उस पर एक अटैक करता है और अब कैरिस को अपना वादा पूरा करना होगा। कैरिस समझ गया कि राचिस काफी चेंज हो गया है और वो राचल को ले गया। लॉर्ड यहाँ सायरा और गुटेल को दोनों को पनिशमेंट देने की बात करती है और साथ ही फंगिस्तान और राजक की फाइट अभी भी चल रही है, जिस पर रायल उसको अपना वेपन भी लेने को कहता है, जिससे राजक को जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसके लिए राजक ने मना कर दिया क्योंकि रायल को ये वेपन उनके फादर ने दिया और वो उस पर ट्रस्ट करते हैं और राजक उसे किसी और को देने की ना सोचे क्योंकि कुछ ना कुछ उसका काम होगा, शायद सिर्फ रायल ही कर सकता है। इधर लॉर्ड उन दोनों को पनिशमेंट देने लगे और उन दोनों को अपनी पनिशमेंट सहन करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ग्योटल ने यहाँ लॉर्ड के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ग्योटल लॉर्ड का समझाने लगा कि उसको शायद नहीं पता कि वो क्या कर रही है और वो भी सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में सोच रही है। उसको भी अंदाजा भी नहीं कि और फ्रैंगिस्तान क्या है। लोग रोकने की उसको कोशिश करते हैं लेकिन इतना बोलने के बाद ग्योटल अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो गया और नीचे आकर ग्योटल को पनिशमेंट देने ही वाली होती कि इतने में ही वहाँ राय की एंट्री हो गई, जो देखकर ग्योटल ने राय से माफी मांगी कि उसकी वजह से राय इतनी बड़ी परेशानी में आ गया। और इतने में लॉर्ड बाकी के लीडर्स को राय पर अटैक करने के लिए भेजती है और यहाँ सारे लीडर्स अकेले तो क्या साथ मिलकर भी राय के ऊपर एक हिट तक नहीं कर पाते, जो देखकर लॉर्ड अब खुद राय से फाइट करने के लिए आ गई है और उसे लगता है कि सिर्फ वही उसको हरा सकती है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड की पावर्स के बावजूद राय के ऊपर एक हिट तक लैंड नहीं कर पाती और जमीन पर गिरने के बाद सोचने लगी कि वो राय को मार क्यों नहीं पा रही। असल में उसके पास लॉर्ड की पावर्स तो है लेकिन उसने अभी तक उन पावर्स को कंप्लीटली एक्सेस नहीं किया और जब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगी उस पर एक भी हिट लैंड नहीं कर सकती, जिसके लिए वो सोचने लगी। लेकिन राय ने उनको बताया कि वो अकेली नहीं, उसके पास इतने सारे लोग भी थे, जो देखकर बाकी के क्लैन लीडर्स और लॉर्ड सब एक साथ मिलकर राय से फाइट करने लगे। जॉटल ने उन्हें लॉर्ड की प्राइड के बारे में सोचने को कहा, लेकिन लॉर्ड की प्राइड से ज्यादा अभी उनके लिए राय को हराना जरूरी है। राय सभी के साथ मिलकर फाइट कर रहा था लेकिन फिर भी वो सभी एक साथ मिलकर राय का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जैसा कि थोड़ी देर पहले फंगिस्तान ने बताया कि राय एक नोबलीज है जो कि खुद लॉर्ड तक को खत्म करने की पावर रखता है। अब राय ने आखिर में सबको एक साथ खत्म करने के लिए अपना ब्लड फील्ड एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर लॉर्ड को अपने लोगों की परवाह होने लगी और उसने भी अपना ब्लड फील्ड एक्टिवेट किया, जिससे दोनों का ही ब्लड फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसमें उसकी काफी एनर्जी खर्च हो गई, जिससे लॉर्ड वहीं गिर जाती है और बाकी के क्लैन लीडर्स उसको संभालने लगे। और जब राय गिरने लगा तो फंगिस्तान ने आकर उसको बचा लिया। तभी सभी को लगने लगा कि राय लॉर्ड को खत्म कर देगा, लेकिन राय ने अपना हाथ ऊपर किया और लॉर्ड की स्वॉर्ड रैग्नारॉक को सम्मन किया और यहाँ सेम स्वॉर्ड रेसिशिया के पास थी जो अभी प्रेजेंट की लॉर्ड है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि सेम तरह की दो स्वॉर्ड कैसे हो सकती हैं। अब जैसे दोनों स्वॉर्ड बाहर निकली वो दोनों आपस में कंबाइन हो गई और फॉर्मर लॉर्ड वहां सम्मन हुए, यानी रेसिशिया के फादर वो यहाँ पर आकर सभी को ह्यूमंस के बारे में बताते हुए उनके जैसा बनने के लिए कहते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथों से चुनी थी एटर्नल स्लीप, उसे किसी ने भेजा नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि बाकी लोग आगे जाकर अच्छे लीडर और अच्छे लॉर्ड बन सके और अगर वो लोग ये मैसेज देख रहे थे तो वो भी मर चुके होंगे। लेकिन उन्होंने ये बात इसलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो कर नहीं पाती है सब कुछ। उसने सिर्फ अपने ट्रस्टेड क्लैन लीडर्स को बताया था और जिन लोगों ने उसका साथ दिया वो खुद भी मर चुके हैं। अब जब होटल ने बताया कि उसकी ये सब कुछ पहले से पता था, उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो बताता तो उन लोगों के अंदर काफी कंफ्यूजन बढ़ जाती और वो लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते। होटल के ऑर्डर मिले थे कि वो सभी लोग अब आगे बढ़ते रहे और होटल को ही उन्हें लीड करना था अच्छे लीडर्स और लॉर्ड बनने के लिए। तभी कैरिस वहां पहुंच गया राचिस को लेकर
और उसे पनिशमेंट देने को कहा। लेकिन अगर गोइटल के मायने से देखा जाए तो वो सभी लोगों से ज्यादा ट्रू नोबल रैचेस है, तो इसलिए उसकी पनिशमेंट को हटा दिया जाए तो और बाकी लोगों को रैचेस जैसा बनना चाहिए। और ये सब चीज लॉर्ड समझ गई और उसने सभी की बेड़ियां खोल दी। काफी दुखी भी थी। अभी दोनों स्वॉर्ड मिलकर एक हो चुकी थी और राय ने वो स्वॉर्ड लॉर्ड को दे दी, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड है तो उसका उसे ही रखना चाहिए। इसके बाद सभी लोग ठीक हुए। राय के पास लॉर्ड आकर अपने फादर के बारे में पूछने लगी कि आखिर वो कैसे थे। तब राय ने बताया कि वो ये सब पहले से अपने प्लान कर चुका था कि जो जूनियर लीडर्स हैं उन सभी के पहले लीडर्स बना दिया जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को कुछ समझ सके कि उन्हें कैसा फ्यूचर चाहिए आगे जाकर। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और राय फंगिस्तान के साथ वापस आ जाता है ह्यूमंस के वर्ल्ड में, और साथ ही रैचेस और सायरा को परमिशन मिल गई कि और फंगिस्तान के साथ रहने की। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस एनिमे का सीजन एंड यही होता है। अगर आपको कहानी में ये समझ नहीं आया कि आखिर कॉफिन किधर है जिसकी बात सभी कर रहे थे, कॉफिन यहाँ उसी चीज को कहा गया जिसका इस्तेमाल करके राय और फॉर्मर लॉर्ड ने एटर्नल स्लीप ली, जिससे इंसान सदियों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन शायद किसी वजह से फॉर्मर लॉर्ड मारे गए, जिसका रीजन इस एनिमे के अंदर नहीं बताया गया। और यही इस एनिमे का एंड होता है। ऐसी और सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।